हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आज हम रेनेसांस को डिस्कस करेंगे। रेनेसांस का पीरियड 1530 से स्टार्ट होकर 1660 एडी तक जाता है। आउटलाइन हम देख लेते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रेनेसांस, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। बैकग्राउंड नॉलेज में हम ओवरऑल जो यूरोपियन रेनेसांस है उसको देखेंगे और यूरोपियन रेनेसांस ने यूरोपियन जो रेनेसांस है ये कैसे स्टार्ट हुई और इसने किस तरह से जो इंग्लिश सोसाइटी है उसको इफ़ेक्ट किया और किस तरह से ये इंग्लिश सोसाइटी में आई। उसके बाद हम जो इंग्लिश रेनेसांस है उसको देखेंगे। उसके बाद हम 3 पीरियड्स ऑफ इंग्लिश रेनेसांस को डिस्कस करेंगे और फाइनली हम इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग रेनेसांस इसको डिस्कस करेंगे। इसमें 3 जो मेजर जॉनरास हैं, पोएट्री, प्रोज और ड्रामा। हमारी जो डिस्कशन है इस वीडियो में वो सारी ये जो 3 मेजर जॉनरास हैं इंग्लिश रेनेसांस के दौरान, इन पे हम बात करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इंग्लिश रेनेसांस का जो पीरियड है ये बहुत ही रिच पीरियड है जिसमें लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा काम हुआ और ये जो 3 जॉनरास हैं पोइट्री, प्रोज और ड्रामा, इन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ। ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि एक ही वीडियो के अंदर इनको इकट्ठा करना मुश्किल है, इसलिए जो पहली वीडियो है इसमें हम जस्ट जो पोइट्री ड्यूरिंग रेनेसांस को डिस्कस करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में जो अलग वीडियो होगी उसमें प्रोज और थर्ड पार्ट में हम ड्रामा को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रेनेसांस? द रेनेसांस was a fervent period of European cultural, artistic, political and economic rebirth following the Middle Ages, generally described as taking place from 14th century to 17th century. The Renaissance promoted the rediscovery of classical philosophy, literature and art. जो मिडल एजेस की हिस्ट्री है इसको समझने के लिए, रेनेसांस जो है इसको समझने के लिए मिडल एजेस की जो हिस्ट्री है, जो मिडल एजेस का लिटरेचर है उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए पहले मेरे जो 2 वीडियो लेक्चर्स मेरे 3 जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैंने पोस्ट किए हैं, उनको देख लिया जाए तो जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। यूरोपियन हिस्ट्री में अगर हम मिडल एजेस की बात करें तो उसमें रिलीजन का बहुत ज़्यादा रोल है और ये 1530 एडी तक एक ऐसा माहौल रहा है कि रिलीजन जो है इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर था और तमाम जो लोग थे, जो अवाम थी या जो रूलर्स थे, जो मुल्क के लिए लड़ने वाले लोग थे, मुल्क के लिए लिखने वाले लोग थे, जो भी पहलू हम सोसाइटी का लें उन सब का ताल्लुक जो है, उन सब का जो रिलेशन है वो चर्च के साथ था। लेकिन 1530 एडी एक ऐसा टाइम है जब जो नई यूरोपियन जनरेशन पैदा हुई, उनकी सोच जो है वो तब्दील होना स्टार्ट होगी और वो रिलीजन से सेकुलरिज्म की तरफ आना स्टार्ट हो गए। उन्होंने रिलीजन को, चर्च को छोड़ा और सेकुलर थॉट जो है इसको अपनाया और इसका जो आगाज़ है वो हमें इटली से नज़र आता है। रोम और इटली, ये जो 2 मेजर ऐसे पार्ट्स हैं, 2 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं या ऐसी जगहें हैं, प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से सेकुलरिज्म जो है इसका आगाज़ हुआ। ये बैकग्राउंड नॉलेज है रेनेसांस की। यूरोपियंस जो हैं वो लिटरेचर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये वो आर्ट्स हैं जिनमें वो इटली को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि इटली ही वो मुल्क है, वो कंट्री है, वो स्टेट है जहाँ पे रेनेसांस की जो तहरीक है इसका स्टार्ट हुआ। और रोम में इसका जो स्टार्ट है वो पॉलिटिक्स की सूरत में हुआ, जहाँ पे एक सोशल रेवोल्यूशन पैदा हुई
और इसके बहुत ज़्यादा इसकी रीज़न्स थी। इसकी एक सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो पैट्रियटिज़म था। जो इटालियंस थे उनका ख्याल था कि जो रोमन एम्पायर अब ख़त्म हो चुकी है, हम अपनी सोच तब्दील करके और सिर्फ रिलीजन के साथ स्टिक रहने से वो एम्पायर हम वापस नहीं ले सकते। इसके लिए उन्होंने अपनी सोच तब्दील की और वो रोमन एम्पायर वो दोबारा से खड़ी करना चाहते थे। यहीं से ये वो थॉट थी जहाँ से एक चेंज का आगाज़ हुआ जिसने आगे जाके रेनेसांस की सूरत इख्तियार की। इनफैक्ट इटली में ये काम हो रहा था कि तमाम जो अक़वाम, तमाम जो नेशंस जो पहले रोमन एम्पायर के साथ इकट्ठी थी, उनको दोबारा से इकट्ठा किया जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। तमाम जो एम्पायर्स थी जिनमें नेपल्स हैं, वेनस है, ये सारी की सारी अलहदा थी। हर एक जो एम्पायर थी उसका एक अपना रूलर था, उसका अपना एक कोड था, और बस एक बातों की लिहाज तक या अप टू दी लेवल ऑफ थॉट उनमें ये बात थी कि हम इकट्ठे हैं और हम जो रोमन एम्पायर अब ख़त्म हो चुकी है उसका हिस्सा हैं। ये बैकग्राउंड नॉलेज है इटालियंस की कि इटालियंस जो हैं उन्होंने किस तरह से रेनेसांस जो है वो वहाँ पे जो इटली में ये स्टार्ट हुई। अब हम देखते हैं कि लिटरेचर में किस तरह से ये चेंज आई, या लिटरेचर में किस तरह से जो रेनेसां की थॉट है वो एंटर हुई। क्योंकि सोसाइटी में जो सोच थी वो तब्दील हो चुकी थी, तो उसका डेफिनेटली एक जो उसका असर है वो लिटरेचर पे पड़ा। और सर टॉमस मूर जो है, ये टॉमस मूर वो राइटर है जिसने यूटोपिया एक अपनी कंपोजिशन की, जिसकी बेस उसने प्लेटो की रिपब्लिक पे रखी। और उसका मकसद एक ऐसी रिपब्लिक देना था, या एक ऐसी स्टेट की थॉट और एक ऐसी स्टेट की सोच जो है वो सामने लाना था जहाँ पे हर चीज़ आइडियल होती, हर चीज़ जो है वो दुरुस्त सिमत में चलती। और इस सब का जो आगाज़ है वो फ्लोरेंस से हो रहा था। फ्लोरेंस जो है ये वहाँ पे एक एकेडमी कायम की गई और वहाँ पे नए जो नज़रियात हैं वो पेश किए गए, और प्लेटो जो है उसको वहाँ पे सामने रखा गया, और प्लेटो की जो थॉट्स हैं उनको, उनसे जो है नई थॉट्स जो हैं उनको कंसीव किया गया। और उसके नतीजे में जो नई एक इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन स्टार्ट हुई, उसने बेस बनाई रेनेसांस के लिए। और इसका जो आगाज़ है वो रिलीजन से दूरी और लाइफ आफ्टर डेथ, इसके अलावा हेवन, हेल, इन नज़रियात से दूरी थी। इन थॉट्स को छोड़कर फ्लोरेंस की एकेडमी में बैठे हुए जो राइटर्स थे, दे वर थिंकिंग अबाउट वर्डली प्लेजर्स, और वर्डली प्लेजर्स को ही लेके वो लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर और म्यूज़िक, इन चीज़ों पे काम कर रहे थे। तो ये वो बेसिक्स हैं जो कि टॉमस मूर के यूटोपिया से स्टार्ट हुई, फ्लोरेंस की एकेडमी ने उनको आगे बढ़ाया। बैकग्राउंड नॉलेज में ह्यूमनिज्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमने बात की है कि फ्लोरेंस की एकेडमी में इस तरह से इंसानी जो थॉट्स उनमें चेंजेस आ रही थी कि जो रिलीजन था उसको छोड़कर जो वर्ल्डली प्लेजर्स थे उनकी तरफ जो राइटर्स हैं वो आ रहे थे, और जो रिलीजियस थॉट थी या जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स थे उनकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई थी। इसके नतीजे में इस तरह के जो टीचर्स हैं वो इस तरह के पैदा हुए जिन्हें हम ह्यूमनिस्ट कहते हैं। और इनका मकसद क्या था? ये वो लोग थे, ये वो राइटर्स थे, ये वो टीचर्स थे, और ये वो रिसर्च स्कॉलर्स थे उस वक्त के, जिनका बिलीव ये था कि इंसान जो है वो आज़ाद है। ह्यूमन लिबर्टी इनका
इनकी जो बेसिक, जो इनकी थॉट, इनका जो बिलीफ था वो ह्यूमन लिबर्टी था। यानी ये समझते थे कि जो रिलीजियस थॉट है कि इंसान को खुदा के बाद रखा जाता है, ये गलत है। इनके मुताबिक तमाम जो कायनात है, एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमन, हर चीज़ इंसान के लिए बनाई गई है। और इनकी जो बेसिक थॉट थी उसमें आज़ादी थी, इंडिपेंडेंस थी, ह्यूमन लिबर्टी थी। साथ ही ये नेशनलिज्म की बात करते थे, जैसे कि पहले बात की है कि रोमन एम्पायर को दोबारा खड़ा करने का प्लान था। नेशनलिज्म की बात हो रही थी, नेचर की बात हो रही थी, पेस्टोरल राइटिंग्स आ रही थी। इसके अलावा जो क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट थे, प्लेटो की जो राइटिंग्स थी, एरिस्टोटल की जो राइटिंग्स थी, इसके अलावा जो ग्रीक राइटर्स थे उनको ट्रांसलेट किया जा रहा था। और उनसे जो ड्रामा राइटिंग है, इसके अलावा रोमांस, जिसे आजकल हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, और जो पोइट्री है, इसके नए तरीके जो हैं वो निकाले जा रहे थे, वज़ा किए जा रहे थे। अगर हम इससे पहले देखें तो लिटरेचर जो है, इस पे रिलीजन का बहुत ज़्यादा असर है। जो मज़हब कहता है वही लिटरेचर शो करता है। लेकिन ये वो पॉइंट था जब लिटरेचर भी जो है वो, जो सोशल थॉट चेंज हुई, उसके असरात जो हैं वो लिटरेचर पे पड़े, और फाइनली जो राइटिंग्स हैं वो हमारे सामने आई, जो कि ह्यूमनिस्ट राइटिंग थी, जिन्होंने रेनेसांस, यूरोपियन रेनेसांस की बुनियाद रखी। और यही वो पॉइंट था जब ये वाली एडवांसमेंट्स यूरोप में चल रही थी। दैट वाज 1453 एडी, जब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ, और वहाँ से जो क्लासिकल स्कॉलर्स थे, दे फ्लेड टू यूरोप एंड गेव रेनेसांस अ न्यू ग्लो। ये लोग अपनी नॉलेज लेकर पूरे यूरोप में फैल गए, और ये जहाँ जहाँ गए वहाँ पे इन्होंने अपना जो नॉलेज था, इनकी जो रिसर्च थी, वो लेकर वहाँ पे पहुँचे। यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि 1453 एडी के बाद जो यहाँ से स्कॉलर्स उठे कॉन्स्टेंटिनोपल से, ये यूरोप में फैले। इन्होंने यूरोप में जाके रेनेसांस को एक नई शक्ल दी। लेकिन यूरोप में होने वाली तब्दीलियाँ जो हैं, उनकी निस्बत अभी तक जो इंग्लैंड है, वहाँ पे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं थी। वहाँ पे वही पुराना जो सिस्टम था वो चल रहा था। और इंग्लैंड वो आखिरी मुल्क है, और वो लास्ट कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पे रेनेसांस ने जाके कदम जमाए। अब हम बैकग्राउंड नॉलेज में ही देखते हैं कि रेनेसांस आने से पहले, या जब रेनेसांस इंग्लैंड में एंटर हो रही थी, उस वक्त इंग्लिश लिटरेचर और जो इंग्लिश सोसाइटी है उसके क्या हालात थे। रेनेसांस ने कम्प्लीटली यूरोपियन सोसाइटी को चेंज कर दिया था, लेकिन जो इंग्लिश सोसाइटी है वो टोटली डिफरेंट थी। वो जो ओल्ड लाइंस थी उन पे ही अभी तक चल रही थी। लेकिन जो इंग्लिश रेनेसांस है, इसमें भी जब ये स्टार्ट हुई, रेवोल्यूशन इसमें भी आई। लेकिन रेनेसांस आने से पहले अगर हम देखें तो ह्यूमनिस्ट लिटरेचर की भी हमने बात की, वो इटली में, फ्रांस में, या जो दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ थे वहाँ पे तो मौजूद था, प्रीवेल कर रहा था। लेकिन इंग्लैंड में जो ह्यूमनिस्ट लिटरेचर है वो अभी तक मौजूद नहीं था। अभी तक वहाँ पे रिलीजियस बाउंड्रीज जो हैं उनको फॉलो किया जा रहा था। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज दैट वाज नॉट सो रिच, कि उसमें नया लिटरेचर, जिस तरह पहले हमने बात की, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, इसको प्रोड्यूस किया जाता, अभी तक ये इस लेवल तक नहीं पहुंचा था। इसके अलावा स्कल्पचर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था पूरे यूरोप में, लेकिन इंग्लैंड के अंदर ऐसी कोई ट्रेडिशन ही नहीं थी, स्कल्पचर बनाने की इजाज़त ही नहीं थी। रिलीजियस जो लोग थे, जो प्यूरिटन्स थे, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे। एस्थेटिक्स जो हैं, जो नेचर की बात करते थे, जो ऐसी ट्रेडिशन की बात करते थे जिसमें रिलीजन से या रिलीजियस बाउंड्री से हट के
नेचर के बारे में बात की जाए, रिलीजन से एस्केपिज्म हो और नेचर की बात हो, उनको प्यूरिटन्स बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे। प्यूरिटन्स के मुताबिक ये ऐसे लोग थे जो कि लोगों को रिलीजन से दूर लेके जा रहे हैं और फाइनली हेल में लेके जा रहे हैं। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो जिस चीज़ की इजाज़त थी इंग्लैंड के अंदर, दैट वाज ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशंस में भी जो रिलीजियस ट्रांसलेशन थी उनकी इजाज़त नहीं थी। दे वर नॉट अलाउड टू ट्रांसलेट बाइबल। इसके अलावा जो दीगर रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट थे उनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे, लेकिन जो लिटरेरी वर्क था उसको ट्रांसलेट करने के लिए अलाउ किया गया था। इंग्लैंड के अंदर जो चीज़ बहुत ज़्यादा थी रेनेसां जब एंटर हो रही थी, दैट वाज नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म। तमाम जो इंग्लिश पीपल थे दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री। तो ये बैकग्राउंड नॉलेज है जबकि रेनेसांस जो है वो इंग्लैंड में एंटर हो रही थी। बैकग्राउंड नॉलेज में ही अब हम देखते हैं कि जब रेनेसांस इंग्लैंड में एंटर हो गई, जब स्टार्ट हो गया रेनेसांस का, तो वो कौन से राइटर्स हैं जो कि इन द बिगनिंग थे, जिन्होंने स्टार्ट लिया, जिन्होंने स्टार्ट में जो बेसिक्स हैं वो रेनेसांस को दी। वो तीन मेजर राइटर्स हैं, सर टॉमस इलियट हैं, विल्सन हैं और आशम। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन इंग्लिश रेनेसांस। और इन्होंने इंग्लिश सोशल लाइफ, लिटरेरी और रिलीजियस जो लाइफ है रेनेसां पीरियड की, उस पर काम किया। इन्होंने इसमें राइटिंग्स, अपनी जो राइटिंग्स थी इनके अंदर इन्होंने तनकीद भी की और इस्लाह की भी कोशिश की, रेफर्मेशन की भी कोशिश की। इसके अलावा इन्होंने क्रिटिसिज्म भी इस पर किया। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा जो काम जिस पे इससे पहले बहुत ज़्यादा पाबंदी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल अलाउड ही नहीं था कि रिलीजियस कोई मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेट किया जाए, वो बाइबल की ट्रांसलेशन थी। जब बाइबल को ट्रांसलेट किया गया और कॉमन पीपल जो थे, कॉमन पीपल ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने बाइबल को रीड किया, दे केम टू नो कि उन्हें चर्च की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो रिलीजन से अगर उन्होंने, मज़हब से, बाइबल से उन्होंने अगर कोई इंस्पिरेशन हासिल करनी है तो वो सिंपली इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के भी हासिल कर सकते थे। और ये वो पॉइंट था जब चर्च की अथॉरिटी जो है वो चैलेंज हो रही थी। 3 पीरियड्स ऑफ रेनेसांस जो इंग्लैंड में थे उनको हम देखते हैं। इसमें पहला जो पीरियड है दैट स्टार्टेड इन 1530 एंड एंडेड इन 1577 AD। जो सेकंड पीरियड है जिसे मिडल पीरियड कहते हैं, ये 1578 से स्टार्ट हुआ एंड एंडेड इन 1625 AD। द लास्ट पीरियड स्टार्टेड इन 1626 एंड एंडेड इन 1660 AD। ये तीन जो पीरियड्स हैं दे आर जस्ट टू अंडरस्टैंड। क्रिटिक्स ने इनको 3 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया है ताकि हम लिटरेरी वर्क्स जो हैं, लिटरेरी वर्क्स किस तरह से लिटरेरी जो ट्रेडिशन चेंज हो रही थी, जो थॉट्स चेंज हो रही थी, जो नई चीज़ें लिटरेचर में ऐड हो रही थी, उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ये सिर्फ इसलिए बनाए गए थे। हम जो अपनी इस डिस्कशन में शामिल करेंगे वो इन 3 पीरियड्स के बारे में हम डिटेल में बात ज़रूर करेंगे, लेकिन अलहदा से 3 पीरियड्स जो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जो 3 जॉनरास हैं जिन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, पोइट्री, ड्रामा और प्रोज, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम जो लिटरेरी ट्रेडिशन में चेंज है टाइम के लिहाज से, राइटर्स के लिहाज से, वो हम देखते जाएंगे। अब हम इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग रेनेसांस में पोइट्री को देखते हैं। पोइट्री की जो एंट्रेंस है इंग्लैंड के अंदर वो एक्चुअली फ्रांस और इटली से। फ्रांस और इटली में पोइट्री पे जो काम हो रहा था दैट वाज सोनेट। जिस पोइट्री की टाइप पे काम हो रहा था, जिसमें पोएम्स कंपोज की जा रही थी इन 2 कंट्रीज़ में, इट वाज सोनेट। सर टॉमस वाइट वो शख्सियत हैं जिन्होंने इन 2 कंट्रीज़ का ट्रैवल किया और ट्रैवल के दौरान उन्होंने पेट्रार्क को पढ़ा, उसको रीड किया, तो उन्हें वहाँ से जो
सोनेट है वो हासिल हुई। व्हेन ही केम बैक टू इंग्लैंड, उन्होंने अपनी जो सोनेट्स हैं वो पेट्रार्क की जो बेसिक्स हैं, पेट्रार्क का जो तरीका था उस पे बेस किया, उसी पे लिखा। तो ये एंट्री ऑफ रेनेसांस पोइट्री फ्रॉम इटली एंड फ्रांस, ये इंग्लैंड के अंदर वो सर थॉमस वाइट से स्टार्ट हुई। उसके बाद सर्रे हैं, सर्रे ने भी उसी जो तरीक़ाकार था, जो वही ट्रेडिशन थी जिसको सर थॉमस वाइट लेके इटली और फ्रांस से आए थे, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन जो चीज़ उन्होंने इसके अंदर पैदा की, जो चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, वो ये चेंज थी कि उन्होंने जो पेट्रार्क की या इटालियन और जो फ्रेंच इसके अंदर इन्फ्लुएंस था उसको ख़त्म किया, और प्योरली जो इंग्लिश एक थॉट थी वो इसके अंदर, जो इंग्लिश एक एटीट्यूड था उसको लेके सोनेट के अंदर आए। और ये वो पॉइंट था जब एक नई इंग्लिश वे ऑफ राइटिंग पोइट्री जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, और यही वो पॉइंट है जब जो फ्यूचर इंग्लिश ड्रामा है और जो फ्यूचर इंग्लिश पोइट्री है उसके लिए बेस बनी। तो ये दो जो पोइट्स हैं, सर थॉमस वाइट और सरे, ये वो बेस बनाने वाले लोग हैं जो कि जिन्होंने रेनेसांस पोइट्री को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया। रेनेसांस पोइट्री का जो इनिशियल पीरियड है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में अगर हम देखें तो फ्लोमेन हॉलैंड was the greatest translator of this era. He translated and introduced English with Livy, Pliny and Plutarch. ये वो ग्रेट राइटर्स हैं जिनकी इसने ट्रांसलेशंस की, और इन ट्रांसलेशंस से जो पोइट्री है उसकी एक नई फॉर्म जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई, इंट्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट जो है वो होमर्स इलियड है, जिसकी ट्रांसलेशन चैपमैन ने की, और ये इतनी ज़बरदस्त ट्रांसलेशन थी कि इसको जो एलिज़ाबेथन एरा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसको रिकग्निशन मिली। उसकी मेजर रीज़न ये थी क्योंकि जो एलिज़ाबेथन एरा है, जो रेनेसांस का एरा है, इस दौरान जो ग्रीक लिटरेचर है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, और होमर्स इलियड इसकी ट्रांसलेशन ने उसमें बहुत ज़्यादा किरदार हासिल किया और किरदार अदा किया, और इसने इम्पोर्टेंस रिकग्निशन बहुत ज़्यादा हासिल की। पोइट्री में ट्रांसलेशंस के बाद जो नेक्स्ट इरा स्टार्ट हुआ वो है जिसके दौरान जो इंग्लिश राइटर्स हैं उन्होंने अपनी पोइट्री कंपोज की, और तमाम चेंजेस और इंट्रोडक्शंस जो कि ग्रीक लिटरेचर से, क्लासिकल लिटरेचर से इंग्लिश लैंग्वेज में आ चुका था, अब ये टाइम आ चुका था कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किया जाए। तो उसमें जॉन लिली, इनका एक बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने अपनी एक प्रोज वर्क यूफ्यूज द एनाटमी ऑफ विट, ये इन्होंने लिखी है। ये है तो प्रोज, लेकिन इसका जो स्टाइल है वो इस कदर एलिवेटेड है, और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं पोइट्री पे वो इस कदर हैं कि इसका जो जिक्र है वो पोइट्री में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने जो एक नई इनोवेशन है वो इंट्रोड्यूस करवाई रेनेसांस पोइट्री में। सर फिलिप सिडनी का बहुत बड़ा नाम है। सर फिलिप सिडनी का दौर वो था जब प्यूरिटन्स का जोर था और वो पोइट्री के ख़िलाफ़ थे, पोइट्स के ख़िलाफ़ थे। तो इन्होंने ही एडवोकेटेड पोइट्री बिफोर द प्यूरिटन्स। इनकी जो राइटिंग है दैट इज़ अपॉलजी फॉर पोइजी, पोइट्री के हक में इन्होंने लिखा है। इसके बाद इनकी जो राइटिंग है दैट इज़ एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जहाँ पे सिडनी जो है वो इमेजिनेशन को रियलिटी में लेके आते हैं। फॉर इज लॉस्ट बिलवेड पेनिलोप डिबरास, इसमें इन्होंने सोनेट को यूज़ किया एस्ट्रोफेल के लिए, लवर, और स्टेला जो है उसका स्टार है जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो ये एक इमेजिनरी एक स्टोरी है जिसको उन्होंने रियलिटी में ला के खड़ा किया इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, और वो तमाम फॉर्म्स और वो तमाम चेंजेस और वो तमाम इनोवेशन जो कि ग्रीक लिटरेचर से
अब इंग्लिश पोइट्री में आ चुकी थी वो सारी, उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ की। तो सर फिलिप सिडनी का इस लिहाज से एक बहुत बड़ा नाम है कि ये इनका एक एक किस्म का स्टार्ट है कि इन्होंने जो इनोवेशन है वो इंट्रोड्यूस करवाई। सिडनी की ये जो इनकी इमेजिनेटिव स्टोरी है, जिसमें उनकी बिलवेड है, अभी हमने बात की, पेनीलोप डिबरोज, जो लवर है वो उसके लिए सैड है, जो उसके चाइल्डहुड की लवर है, जिसके लिए वो परेशान है, जिसके लिए वो दुनिया के चक्कर लगा रहा है, कभी कहीं जाता है और उसको ढूंढता है। इसमें लव मिलता है, इसमें एक ड्यूटी मिलती है कि फॉर द सेक ऑफ लव, जो ड्यूटी उस पर लगाई गई है उसको उसने पूरा करना है अपनी बिलवेड के लिए। इसमें उसकी ख्वाहिश है कि उसने अपनी ख्वाहिश जो है उसको किस तरह से पूरा करना है। तो इसे हम चांद और चकोर इन उर्दू कह सकते हैं कि एस्ट्रोफेल और स्टेला की जो स्टोरी है। इसके बाद हम देखते हैं पोइट्री में नेक्स्ट जो बड़ा नाम है, दैट इज एडमंड स्पेंसर। सर फिलिप सिडनी के बाद जो पोइट्री को एक नई फॉर्म देने वाले राइटर हैं, ही इज स्पेंसर। He introduced emerging European humanist tradition in English poetry to fill the gap caused by fading language and tradition of Chaucer. चौसर से जो एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुई थी वो ख़त्म हो रही थी, और वो अपनी उसकी जो नई पीक्स थी, जो नई उसकी हाइट्स थी, उन तक वो पहुंच सकती थी अगर ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन जो है वो बीच में लाई जाती। यानी जो ह्यूमन बीइंग है उसको सेंटर ऑफ यूनिवर्स कंसिडर किया जाता। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ह्यूमनिस्ट थे, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द अथॉरिटी ऑफ रिलीजन, और उनका तमाम जो कंसंट्रेशन थी दैट वाज टूवर्ड्स वर्ल्डली गेन्स, वर्ल्डली प्लेजर्स। तो ये चीज़ जो है ये एडमंड स्पेंसर ने पोइट्री में इंट्रोड्यूस करवाई। इसके अलावा इन्होंने ये एडेड लव एंड रोमांस टू द प्योर रिलीजियस एंड नेचुरल इंग्लिश पोइट्री। इनसे पहले जो इंग्लिश पोइट्री अगर वो रीड की जाए तो उसमें हमें मज़हब के बारे में बातें मिलती हैं, इसके अलावा नेचुरल है, पेस्टोरल है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि रिलीजन और जो नेचुरल इमेजरी थी, जिसका मकसद जो था वो रिलीजियस प्रीचिंग थी, उसको एक साइड पर कर दिया गया और प्योरली लव और रोमांस को पोइट्री में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इनकी जो राइटिंग है दैट इज शेफर्ड्स कैलेंडर, जिसमें ही रिमेंबर्स हिज बिलवेड एज रोजलैंड। हिज अदर वर्क्स इंक्लूड हाइम्स, इन्होंने रिलीजियस राइटिंग्स भी की। इसके अलावा मदर ह्यूबर्ट्स टेल इन्होंने लिखी। कॉलिन क्लाउड कम हाउस ये इन्होंने लिखा, जो कि एक कॉलिन क्लाउड कम हाउस जो है ये उस दौर की जो सोसाइटी है, जो उस दौर का जो सोशल सेटअप है उस पर एक तनकीद है इनकी, और ये बहुत ही पंजेंट किस्म की तनकीद है। इसके बाद एमोरेटी है, एफिथलामेओन है, ये इनकी राइटिंग्स हैं। इनका जो मास्टरपीस है दैट इज़ फेरी क्वीन, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। इन फेरी क्वीन ही डिस्कसेस द लव स्टोरी ऑफ प्रिंस आर्थर एंड प्रिंसेस ग्लोरियाना। तो ये इनकी लव स्टोरी जो है वो डिस्कस हुई है इन फेरी क्वीन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेनेसांस के दौरान जो पोइट्री है इसकी कौन सी टाइप्स थी, या कौन से ऐसी टाइप्स थी, कौन से ऐसे जॉनरा थे, या कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसेस थे जिनके तहत जो पोइट्री है वो लिखी जा रही थी, और मुख्तलिफ राइटर्स जो हैं उन इन्फ्लुएंसेस के मुताबिक अपनी पोइट्री जो है कंपोज कर रहे थे एलिजाबेथन या रेनेसांस इरा में। उसमें नंबर 1 नेशनल पोइट्री है, जिसमें प्रेज ऑफ द नेशन था, जिसमें पैट्रियोटिज्म था,
और अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए लोग तैयार थे। इसके अलावा नाइट्स की जो स्टोरीज़ थी वो थी। कंकरर्स, जो क्रिश्चियन कंकरर्स थे, उनके बारे में नेशनल पोइट्री लिखी गई। इसके बाद मेटाफिजिकल पोइट्री है, वेरी फेमस टाइप। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद क्लासिकल पोइट्री है। अभी भी इस इरा में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो कि क्लासिकल ट्रेडिशन को अपनी पोइट्री में यूज़ कर रहे थे। तो ये एक थर्ड टाइप थी जो कि एलिजाबेथन इरा के दौरान, रेनेसांस के दौरान लिखी जा रही थी। नेशनल पोइट्री में अगर हम देखें, इट फ्लोरिश्ड अलॉन्ग विद लव पोइट्री ड्यूरिंग द एलिजाबेथन इरा। जहाँ लव पोइट्री कंपोज हो रही थी, वहाँ ऐसे पोइट्स भी मौजूद थे जो कि नेशनल पोइट्री, जो कि पैट्रियाटिक पोइट्री लिख रहे थे। इसमें एक बड़ा नाम है सैमुअल डैनियल का। 1562 टू 1619 AD इनका इरा है। स्पेंसर के बाद एक बड़ा नाम है इनका। ये एक टीचर थे और ये एक हिस्टोरियन थे और इसके बाद ये एक पोइट थे। और बीइंग अ टीचर एंड हिस्टोरियन, इनकी ये जो क्वालिटीज़ हैं ये इनकी पोइट्री में बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं। इनके जो पोइट्री का स्टाइल है दैट इज़ लाइक अ टीचर, ये टीचिंग करते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर इनको मुकम्मल दस्तरस हासिल है। इज़ एट होम, और ये बहुत ही पैट्रियाटिक वे में जो अपनी पोएम्स हैं वो लिखते हैं। इनकी एक जो राइटिंग है दैट इज़ सिविल वॉर। इसमें इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, एलिजीज लिखी हैं, यूलोजीज लिखी हैं। इसके अलावा पेस्टोरल सॉन्ग्स हैं। और ये सारी की सारी जो हैं इनका जो थीम है दैट इज़ नेशनल हिस्ट्री, नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, म्यूज़ोफिलस, ये इनकी नेक्स्ट राइटिंग है। और इसमें इन्होंने सिडनी का जो स्टाइल है उसको अपनाया है। ही कंपोज्ड अ कन्वर्सेशन इन डिफेंस ऑफ पोइट्री। एक कन्वर्सेशन है पोइट्री की सूरत में जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक जो है वो पोइट्री के अगेंस्ट, ही टॉक्स अगेंस्ट पोइट्री, और जो दूसरा है वो पोइट्री के हक में अपने जो दलाइल देता है। ही इज़ अ पैट्रियोटिक स्पिरिट, ही हैज़ अ पैट्रियोटिक स्पिरिट विच हैज़ बीन प्रेज्ड बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। ये बड़े जो राइटर्स हैं इन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा, सैमुअल डैनियल को प्रेज़ किया है, जो कि नेशनल पोइट्री में जिन्होंने अपनी राइटिंग की हैं। नेशनल पोइट्री में नेक्स्ट जो बड़ा नाम है दैट इज़ माइकल ड्राइडन। इनका एरा जो है 1563 टू 1631 है। कंपेयर टू डैनियल, हिज पोइट्री हैज़ वाइटैलिटी एंड विवेसिटी। ये जो दो, वाइटैलिटी जोश है, एक शौक है, जज्बा है, ये चीज़ एज़ कम्पेयर टू डैनियल, ड्राइडन के पास बहुत ज़्यादा है। इन्होंने रिसीव्ड, हिज वर्क्स रिसीव्ड स्पेंसर्स एंड क्लासिकल इम्प्रेशन एंड इंक्लूड। इसमें इसका जो वर्क है उस पर स्पेंसर का बहुत ज़्यादा असर है। इसके अलावा क्लासिकल जो थीम्स हैं वो इन्होंने अपनी पोइट्री में यूज़ किए हैं। मिरर आइडियाज़ हैं, बैरन्स वॉर है, द मैन इन द मून है। तो ये पोइट्स, ये जो इनके पोइटिक वर्क्स हैं इसमें इन्होंने क्लासिकल जो इन्होंने बेसिक्स हैं, जो बेस है वो यूज़ की है। लाइक एपिक इन्होंने लिखा है, लॉन्ग नैरेटिव लिखा है। His works represent social and economic aspects of English life. तो ये हमें इनकी पोइट्री में मिलता है। टाइप्स ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग रेनेसांस में नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ मेटाफिजिकल पोइट्री। वेरी इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ा जॉनरा है जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है। इट हैज़ बीन बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस ड्रॉन बाय आइडियोलॉजी presented in Dante's Divine Comedy, philosophy of Plato and Epicurus, and religiousness of schoolmen, which influenced the 17th century English writers. While the scientific advancements, inventions and discoveries paved way for future modifications. यानी इसकी जो बेस है वो हमें क्लासिकल जो राइटर्स हैं, जो क्लासिकल फिलोसफर्स हैं उनसे मिलती है, और इसके अंदर शामिल है साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। इसके अलावा डिस्कवरीज जैसे हमें जॉन डन की पोइट्री में मिलता है।
कि इसमें मेटाफिजिकल एलिमेंट्स जो हैं वो जॉन डन की पोइट्री में, जो हम आगे चल के देखते हैं. लेट अस डिफाइन द टर्म मेटाफिजिकल मीन्स बियॉन्ड द फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. और ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का जो यूज़ है ये मेटाफिजिकल पोइट्स से पहले किसी के ख्याल में भी नहीं था. ये कोई ट्रेडिशन ही नहीं थी कि जो मेटाफिजिकल थॉट्स हैं या मेटाफिजिकल जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनको पोइट्री में यूज़ किया जाए. इन हिज ऐसे डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर, जॉन ड्राइडन रिमार्क्ड दैट जॉन डन in his poems affects the metaphysics and perplexes the mind of the fair sex instead of engaging their hearts. The term metaphysical poets was also used in a derogatory sense by Samuel Johnson to describe a group of 17th century poets whom he viewed as the men of learning and felt that to show their learning was their whole endeavor. The metaphysical style of poetry was first used by John Donne and adopted by later poets like George Herbert, Richard Crashaw, Henry Vaughan, Abraham Cowley and Andrew Marvell. ये वो पोइट्स हैं जिन्होंने जॉन डन की जो ट्रेडिशन है मेटाफिजिकल पोइट्री की उसको फॉलो किया है. इसकी डिटेल हम नेक्स्ट देखते हैं. मेटाफिजिकल पोइट्री के ट्रेड्स क्या हैं, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री को दूसरी टाइप्स ऑफ पोइट्री से डिफ्रेंशिएट करती हैं. इसमें इंटेलेक्चुअल स्टाइल यूज़ किया जाता है. यूजुअली हम देखते हैं कि जो पोइट्री है वो फीलिंग्स पे बेस होती है, लेकिन ये ऐसी पोइट्री है जिसमें इंटेलेक्चुअल स्टाइल यूज़ किया जाता है, आर्गूमेंटेटिव टोन यूज़ की जाती है, आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं और अपनी जो बात है उसको मनाने के लिए सबूत दिए जाते हैं. इनोवेटिव यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट्स, नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनको लिविंग कैरेक्टर्स दिए जाते हैं और उनको फिर मिलाया जाता है लिविंग थिंग्स के साथ, फीलिंग्स के साथ. विटी होती है, आयरॉनिकल होती है एंड कन्वर्सेशनल टोन इसके अंदर होती है. मेटाफिजिकल पोइट्री मेजर राइटर्स में सबसे बड़ा नाम जॉन डन का है. जॉन डन को हम डिस्कस करते हैं. इनका इरा जो है वो 1573 से 1621 तक है और ये रेनेसांस के रिप्रेजेंटेटिव समझे जाते हैं. इनकी क्वालिटी में, इनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें तमाम क्वालिटीज़ हमें नज़र आती हैं. इसकी पोइट्री पढ़ें, तमाम क्वालिटी सामने आती हैं. वो एक पॉलिटिशियन थे, वो एक लवर थे, वो एक नाइट थे और एक पार्सन थे, वो एक मजहबी शख्सियत थे. और ये सारी की सारी जो इनकी क्वालिटीज़ हैं ये इनकी पोइट्री लव एंड डिवाइन पोएम्स में शो होती हैं. इन्होंने डिवाइन पोएम्स, इन्होंने रिलीजियस पोइट्री भी की, इन्होंने लव पोइट्री जो है वो भी की, लेकिन इनकी जो असल फेम है दैट इज लव पोएम्स. डन्स बिलीवेड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द बिलीवेड ऑफ रेनेसांस. जो रेनेसांस की लवर की क्वालिटीज़ हैं वो सारी डन की बिलीवेड जो है उसके अंदर क्वालिटीज़ वो पाई जाती हैं. आर कंडक्ट, लव एंड लाइफ आर सेम एज अदर पोइट्स ऑफ रेनेसांस इंट्रोड्यूस. लेकिन चेंज क्या है, चेंज कहाँ पे है? He rebels against the set Italian poetic traditions. ये वो पॉइंट है, ये वो राइटर हैं जिन्होंने इटालियन जो ट्रेडिशन थी उनको टोटली निगलेक्ट किया. रेबल्ड बट टू सम एक्सटेंट, लेकिन किसी हद तक उसके अंदर हमें वो क्वालिटीज़ नज़र आती हैं. लेकिन ये वो फर्स्ट पोइट हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया कि जो इटालियन इन्फ्लुएंस है उसको निगलेक्ट किया जाए. All the traits that we know today about metaphysical poetry have been introduced by Donne. ये वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री की तमाम जो ट्रेड्स हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेश किए, उन्होंने क्रिएट किए. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग रेनेसांस में क्लासिकल पोइट्री है और
रेनेसांस पोएट्री में सबसे बड़ा जो नाम है, दैट इज, जो सबसे बड़ा एक जॉनरा है, एक सबसे बड़ी जो टाइप है, दैट इज क्लासिकल पोएट्री। क्लासिकल पोएट्स जो हैं, क्लासिकल पोएट्स कनेक्ट द रेनेसांस पीरियड टू द मॉडर्न लिटरेचर, और यही वो पॉइंट है जब जो जहाँ से नेक्स्ट जो स्टेप है, दैट इज मॉडर्न लिटरेचर। इसमें एक बड़ा नाम जो है वो अब्राहम कॉली का है, अब्राहम कॉली का है। इनका एरा जो है वो 1618 से 1667 तक है, और इनकी तारीफ जो है वो जॉन मिल्टन ने की है। ही कॉल्ड इन थर्ड आफ्टर शेक्सपियर एंड स्पेंसर। लेकिन ड्राइडन और पोप ने इनकी ये जो क्वालिटी है वो एक्सेप्ट नहीं की, ये इसको ग्रेट राइटर एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि जॉनसन जो हैं वो कॉली को मॉडर्न पोएट्स के लीडर के तौर पे लेते हैं। इनकी पोएट्री की जो क्वालिटीज़ हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअलिज्म, क्लासिसिज्म, रिलीजियसनेस, ये 3 मेजर क्वालिटीज़ हैं जो कि इनकी पोएट्री में पाई जाती हैं। मुख्तलिफ जो इनकी पोएम्स हैं वो ये क्वालिटीज़ लिए हुए हैं। अब्राहम कॉली के जो मेजर वर्क्स हैं, डेविडियास हैं। डेविडियास इनकी एक राइटिंग है। इसमें कॉली प्लान टू राइट दिस एपिक पोएम इन 12 बुक्स बट लेफ्ट इट आफ्टर बुक 4। इसका जो प्लान था वो ये था कि जो क्लासिकल एक प्लेटफॉर्म है लॉन्ग नैरेटिव पोएम का, 12 बुक्स में लिखा जाए, लेकिन 4 बुक्स के बाद ये इन्होंने रोक दी। दिस पोएम पेव्ड वे फॉर डन्स पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं, और इस पोएम के अंदर भी सैटिन का कैरेक्टर जो है वो पेश किया गया, इसमें भी पैराडाइज का कैरेक्टर पेश किया गया है, लेकिन इसके अंदर रिलीजियस एक कलर बहुत ज़्यादा है, और रिलीजियस कलर होने की वजह से जो सैटिन है उसकी क्वालिटीज़ एज अ डीमन, एक शैतान के तौर पे और एक डिरेलर के तौर पे पेश की गई हैं, जिसकी जो बुराई है सिर्फ वही पेश की गई है। जॉन मिल्टन की जो पोइट्री है वो इससे डिफरेंट है, लेकिन उसकी जो बेसिस हैं वो पैराडाइज लॉस्ट की, वो बनाने वाले इज डेविडियास। इनकी ओड्स हैं, अब्राहम ने ओड्स लिखी। He has followed the example of Italian poet Pindar, but never reaches Pindar's greatness. इन्होंने पिंडार को फॉलो तो किया, लेकिन जिस कदर वो ग्रेट पोएट हैं वहाँ पर वो ये नहीं पहुँच सके। अगर यहाँ पे हम इनका थोड़ा सा कंपैरिजन जो है वो सरे एंड वाइट के साथ करें, तो भी वहाँ पे भी हमें ये नज़र आता है कि सरे एंड वाइट वो पोएट्स थे जिन्होंने इटली से सोनेट्स तो लेके आए। एक जो हैं वो सोनेट ले आए, और दूसरे जो हैं उन्होंने सोनेट को जो है टोटल जो है वो इंग्लिश रंग दिया। ये एक डिफरेंस है उनका। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपना जो प्लॉट है वो इन्होंने इटालियन पोइट से तो हासिल किया, लेकिन उसको ये टोटल जो इंग्लिश कलर है वो नहीं दे सके। इसके बाद इन्होंने इनकी जो ओड्स हैं उनमें ओड टू विट है, विच डिस्कसेस इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ओड टू रॉयल सोसाइटी है विच प्रेजेस फ्रांसिस बेकन। इनको ये फ्रांसिस बेकन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, इसलिए उनकी प्रेज में इन्होंने ये ओड लिखी। नेक्स्ट क्लासिकल पोइट्री में वी हैव एडमंड वेलर। इनका एरा जो है वो 1606 से 1687 है। वेलर विटनेस रेनेसांस एज वेल एज रेस्टोरेशन। ये रेनेसांस पीरियड में भी थे, रेस्टोरेशन में भी थे, और इन दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो इनकी पोइट्री पे है। तो हम इन्हें एक इंटरमीडिएट कह सकते हैं। ये ऐसे पोइट थे जिन्होंने रेनेसांस और रेस्टोरेशन के पीरियड्स को लिंक किया। His representation is great but determination is low। जिसे क्रिटिक्स ने कहा है कि डिटर्मिनेशन लो होने की जो एक रीज़न है वो पॉलिटिकल टर्मोइल है जो इन्होंने फेस किया अपनी लाइफ में। इनका जो वर्क है उसमें द बर्ड, गो एंड लवली रोज आर इज मोस्ट फेमस पोएम्स विच आल्सो टेक इन मेटाफिजिकल ट्रेड्स। मेटाफिजिकल पोइट्री भी साथ साथ चल रही थी, तो उसके ट्रेड्स भी इसमें शामिल हैं।
लेकिन इसका स्टाइल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो सेम डन वाला नहीं है। इन्होंने जो मेटाफर्स यूज़ किए हैं वो बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, उनके जो मेटाफर्स हैं दे आर कॉम्प्लेक्स, लेकिन इनके सिंपल हैं। क्लासिकल पोइट्री में नेक्स्ट जो नाम है वो जॉन डेनम का है। इनका एरा 1615 से 1669 है और इन्हें ही इज अमंग दी फाउंडिंग फादर्स ऑफ क्लासिसिज्म इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में इनको क्लासिसिज्म का फाउंडिंग फादर समझाया था। पोप considers him the most effective poet. And Cooper's Hill and Windsor Forest are his masterpiece. ये इनकी दो राइटिंग्स हैं। Windsor Forest has been composed at River Thames and contains the same depth and refinement as Thames has. क्लासिकल पोइट्री में नेक्स्ट और सबसे बड़ा जो नाम है दैट इज जॉन मिल्टन। इनका जो है वो 1608 से 1674 है। Most read, most discussed poet. Milton is the last representative of the last period of Renaissance. He represents both Reformation as well as Puritanism in his poetry. ये क्योंकि रेनेसांस के दौर में भी थे, रेफर्मेशन में भी थे, इसके अलावा ये खुद प्यूरिटन थे, तो उन्होंने प्यूरिटनिज्म को भी अपनी पोइट्री में शो किया, यूज़ किया। He has been always inclined to make an equilibrium between classicism and Puritanism, which is evident in his epic poetry. इन्होंने क्लासिसिज्म से एग्जाम्पल्स तो ली, लेकिन जो क्लासिकल पोइट्री है वो पैगनिज्म पे बेस्ड है। उसमें रिलीजियस कलर है, लेकिन वो एक डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट बिलीव्स हैं। लेकिन ये प्यूरिटन थे, ये शुरू से ही वांटेड टू प्रीच क्रिश्चियनिटी, ही वांटेड टू प्रेज गॉड, तो यही ट्रेड्स इन्होंने अपनी एपिक पोइट्री में यूज़ किए। और इनकी पोइट्री में जो चीज़ नहीं है, ही लैक्स इन पोइट्री इज स्पेंसर्स कॉन्स्पिकसनेस, शेक्सपियर्स कॉन्टिन्यूटी एंड कॉलेज क्लासिसिज्म। ये वो चीज़ें हैं जो कि इनकी पोइट्री में जिनकी कमी क्रिटिक्स समीप है। क्लासिकल पोइट्री में जॉन मिल्टन के वर्क्स की अगर हम बात करें, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इसमें वो सैटर्न की जो वर्ल्ड है उसकी तबाही के बारे में बात करते हैं। और ये तबाही कैसे हुई कि इन्होंने सैटर्न को चैलेंज किया कि अब क्राइस्ट की बर्थ हो चुकी है, इसलिए अब सैटर्न की जो वर्ल्ड है, सैटर्न ने जो एक इंसान को ख़त्म करने के लिए, इंसान को हेल में ले जाने के लिए जो एक जाल बिछाया था, उसके ख़त्म होने का वक्त आ गया, क्योंकि रिडीमर ऑफ ह्यूमन काइंड जो है वो पैदा हो चुका है। और ये वो पोएम है जिसमें इन्होंने मेटाफिजिकल जो ट्रेड्स थे उनको टोटली निगेट किया। तो कुछ भी जो है वो इन्फ्लुएंस मेटाफिजिकल ट्रेड्स का वो नहीं था, टोटल इनका जो है वो क्लासिकल इम्प्रेशन था और इनकी अपनी कंपोजिशन थी। एलर्गो इल पेंसोर्सो, बोथ द पोएम्स फर्स्ट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड full of wonders and joy, and then the writer finds peace by escaping in the world of melancholy. यहाँ पे भी राइटर का जो मिल्टन का प्लान है वो यही है कि जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उनमें इंसान जितना भी खोया रहे, फाइनली इंसान को मेलनकली में आना पड़ता है, और उससे यानी जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं इनका जो रिजल्ट है दैट इज़ मेलनकली, दैट इज़ रेस्टलेसनेस। और पीस जो है दैट इज टूवर्ड्स रिलीजन। बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जॉय एंड मेलनकली, आर प्रेजेंटेड इन दिस पोएम। और फाइनली इसका जो मोटो है दैट इज प्रीचिंग रिलीजन। नेक्स्ट जो जॉन मिल्टन के वर्क्स हैं उसमें कॉमस एंड आर्केडीज हैं। दीज आर मास्क, ये एक किस्म के ड्रामास थे। इन आर्केडीज द राइटर प्रेजेज हिज बिलीवेड Countess of Derby. Comus represents a Princess Alice lost in a jungle and charmed by a magician named Comus.
तो जो पहली पोएम है आर्किडीज, इसमें वो अपनी बिलीवर्ड की को प्रेज करता है, और जो सेकंड है उसके अंदर एक वंडर स्टोरी है जिसमें एक जो जो प्रिंसेस है एलिस, शी इज़ लॉस्ट इन अ जंगल, और जंगल का जो मैजिशियन है जिसका नाम कॉमस है वो उसको चार्म करता है और अपने कब्जे में कर लेता है. शी इज़ लेटर रेस्क्यूड बाय हर ब्रदर्स एंड हर कॉन्शियसनेस इज ब्रॉट बैक बाय सेब्रीना द गॉडेस ऑफ जंगल. तो ये क्लासिकल कलर है जो कि इस मास्क के अंदर मौजूद है. द प्लॉट इन बोथ these masks is weak and full of moral lessons and narrative dialogues. इसमें moral lessons हैं, बार बार narrative dialogues हैं और वो बहुत लंबे हैं, जिसकी वजह से इसका जो इसकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें रिलीजियसनेस बहुत ज़्यादा है, प्रीचिंग बहुत ज़्यादा है. तो ड्रामा का जो एक किस्म का ये मॉरल ड्रामा बन चुका है, एक इनिशियल जो स्टेज थी ड्रामा की वो बन चुकी है. तो इसका जो मकसद था उस टाइम ड्रामा का वो ये अचीव नहीं कर सके, क्योंकि जॉन मिल्टन की जो बेसिक्स थी दैट वाज बीइंग अ पोएट नॉट अ ड्रामाटिस्ट. ऑल्दो दे लैक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सक्सेसफुल ड्रामा बट पेव्ड वे फॉर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. ये एक प्रैक्टिस थी मिल्टन के लिए पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए. लिसिडस ये एक एलिजी है जो कि जॉन मिल्टन ने अपने एक लाइफ लॉन्ग कैम्ब्रिज फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर 1637 में लिखी. इसमें इसकी पेस्टोरल बेसिक्स हैं जिसमें नेचुरल इमेजरी यूज़ की गई है. इसके अलावा इसमें क्लासिकल मेटाफर्स और मिथ्स को भी यूज़ किया गया है. ये अपने फ्रेंड की जो सोल है उसको हेवन तक लेके जाता है और वहाँ पे उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसके जो प्लेजर्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं. जॉन मिल्टन के वर्क्स में नेक्स्ट देखते हैं विद रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स इन 1660. यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल, और पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद रेस्टोरेशन, और रेस्टोरेशन का जो इन्फ्लुएंस है जॉन मिल्टन पे वो है तो ये नेक्स्ट एज का, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करना ये बेहतर है. विद रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स इन 1660 द लाइफ ऑफ मिल्टन टोटली चेंज्ड. हिज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स डीपली अफेक्टेड हिज पोइट्री एज वेल. इससे पहले इनका जो कलर है वो टोटली रिलीजियस है, वो टोटली जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड है, लेकिन अब क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट टोटली पॉलिटिक्स में हो चुकी है तो उसके इफेक्ट्स इनकी पोइट्री पे भी हैं. इट वाज ड्यूरिंग दिस ईरा ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल दैट ही कंपोज्ड हिज 3 मास्टरपीसेस, पैराडाइज लॉस्ट 1667, पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्टिस 1671. Here he ignored all the aspects of Renaissance and received this inspiration from the religious manuscript. Renaissance के जो aspects थे वो क्लासिसिज्म था, तो यहाँ पे इन्होंने क्लासिसिज्म को जस्ट जो एपिक स्टाइल है वहाँ तक रखा है, लेकिन जो उसकी बेसिक्स है, जो उसकी जो इंस्पिरेशन है, उसकी जो स्टोरी है दैट इज टोटली रिलीजियस. पैराडाइज लॉस्ट में नेक्स्ट हम देखते हैं. पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन वांटेड टू ब्रिंग बैक द प्यूरिटन ग्लोरी. मिल्टन का शुरू से यही प्लान था कि वो गॉड को प्रेज करें, रिलीजन को प्रीच करें और लोगों को बैक टूवर्ड्स रिलीजन लेके आएं, क्योंकि ये वो इरा था, रेनेसांस का वो इरा था जिसमें जो अथॉरिटी ऑफ रिलीजन थी उसको क्वेश्चन किया गया था, उस पर क्वेश्चन उठाए गए थे, और जो कॉमन लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, दे स्टार्टेड एस्केपिंग फ्रॉम रिलीजन. और गॉड की जो ह्यूमन के साथ कंडक्ट है उस पर क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई थी. पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि गॉड ने हमारे लिए क्या किया है, कि अगर गॉड हमसे लव करता है, इफ ही लव्स अस, तो हमें इस मुसीबत में तो ना डालता. तो इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहते थे जॉन मिल्टन. He was a religious man, Puritan थे, तो he wanted to justify the ways of God to men. तो ये बेसिक्स थी पैराडाइज लॉस्ट की. इसके अलावा मिल्टन स्टडी ऑफ ग्रीक एंड लैटिन राइटर्स emerged into an epic during the fall of Adam. He used Christian tradition as the prevailing thoughts would not accept the fairy tales. अगर वो फेरी टेल्स लिखते तो वो एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि जो उनके रीडर्स थे
अब उनकी सोच तब्दील हो चुकी थी, वो फेरी टेल्स की बजाय रियलिटी की तरफ आना चाहते थे। He preaches that submission to God brings heaven, while rebellion takes man to hell. Eve's fall, यहाँ पे जो उनका कॉन्सेप्ट है वो ये कि ईव का जो फॉल है दैट इज ड्यू टू प्राइड, और जो एडम का फॉल है दैट इज फॉर ईव्स लव। He has presented Satan as an epic, heroic character who stands firm against God. This has created fancy and the readers are attracted deeply to the subject. इसमें उन्होंने सैटन को जस्ट एक विलन के तौर पे, वेगाबॉन्ड के तौर पे पेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक हीरो के तौर पे पेश किया, उसकी हेरोइक कैरेक्टर्स दिए हैं उसको, उसका डिटर्मिनेशन बयान किया है कि वो कैसे गॉड के अगेंस्ट फॉर्मली स्टैंड लेता है। द एपिक कंप्राइजेज ऑफ 12 बुक्स, इसमें 12 बुक्स हैं जिसमें ये तमाम स्टोरी जो है वो पेश की गई है। एट द एंड जॉन मिल्टन के जो वर्क हैं उसमें नेक्स्ट पैराडाइज रीगेन्ड है। पैराडाइज लॉस्ट के बाद जॉन मिल्टन चाहते थे कि एक ऐसी राइटिंग की जाए जिसमें जीसस क्राइस्ट को प्रेज किया जाए। In order to equalize the lost residence of the sons of Adam, Milton needed to bring forth liberation of man from Satan. Paradise Regained fulfills this requirement. Here, the birth of Jesus Christ illuminates the dark paths of helplessness and men find a redeemer. Here we find a similarity with Milton, who never stepped into the battlefield. यहाँ पे जीसस क्राइस्ट और मिल्टन के दरमियान में एक सिमिलरिटी में मिलती है। जीसस क्राइस्ट ने भी पैराडाइज रीगेन्ड में बाकायदा एज नाइट कोई वॉर नहीं की, और जॉन मिल्टन की भी लाइफ अगर देखी जाए तो इन्होंने पॉलिटिकल टर्मोइल देखा, इन्होंने सिविल वॉर देखी, लेकिन इन्होंने बाकायदा वॉर में स्टेप इन नहीं किया। Christ avoids to perform as a knight. So is the case with Milton, who never stepped into the battlefield. There is mental and physical similarity as well between the two. Both become fed up of the luxurious life of Rome and Greece. जब गॉड रोम और ग्रीस में आते हैं, जब जीसस क्राइस्ट रोम और ग्रीस में आते हैं, तो वहाँ पे कुछ अर्सा रहने के बाद उनकी जो जॉयज और लग्जूरियस लाइफ है वो देखने के बाद he fed up and plans to leave, full of worldly joys but empty from the happiness gained from the submission to God. Submission to God से जो हैप्पीनेस आती है वो रोम और ग्रीस की लग्जूरियस लाइफ में नहीं थी। सो जीसस क्राइस्ट डिसाइडेड टू लीव दीज प्लेसेस। और सेम इज केस विद मिल्टन, कि मिल्टन को भी जो कोड था, जो किंग्स कोड था और किंग की जो फेलोशिप थी, वो उसने इतना सुकून नहीं दिया जितना कि रिलीजन ने दिया। नेक्स्ट writing as Samson Agonistes. It was a drama based on the model of Greek tragedy and represented Milton's artifice. The tragic drama represents Samson, a Jewish Nazarite, who promises to redeem the promised land from the non-Jewish people, Philistines. इसका प्लान होता है कि जो non-Jewish लोग जिन्होंने जो जीविश लैंड है उस पर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनसे ये अपनी लैंड को वापस लेना चाहता है। लेकिन इसकी जो वाइफ है, इज नॉन जीविश वाइफ डेलिला, deceives him by disclosing the secret of his hidden powers to the enemies. Samson is held captive and blinded, लेकिन बाद में इसकी पावर्स जो हैं वो वापस आ जाती हैं। ये एनिमीज़ को किल करता है और जो प्रॉमिस्ड लैंड है फॉर ज्यूज ही रीगेन्स। ये एक ट्रेजिक स्टोरी है जो कि ग्रीक ट्रेजेडी की बेस पे, लेकिन ये भी इस कदर कामयाब नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो ड्रामा के जो एलिमेंट्स हैं वो इतने स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं किए गए एज़ कम्पेयर टू पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड से भी ज़्यादा जो काम किया गया, जो एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल और जो एलिमेंट्स ऑफ रेफॉर्मेशन पोइट्री हैं वो यूज़ किए गए हैं, वो पैराडाइज रीगेन्ड में नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट इज़ द मोस्ट
फेमस एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटिंग ऑफ जॉन मिल्टन। ये हमारी आज की डिस्कशन थी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ 3 लेक्चर, जिसमें हमने पोइट्री ड्यूरिंग रेनेसांस लिटरेचर को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।